नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक और वीडियो के अंदर स्वागत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को, यानी कि पिछली वीडियो के अंदर हमने 2020 के क्वेश्चनों को हल किया था और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आज इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। यानी कि सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम जो कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए वो क्या होगा। तो इन संख्याओं को जो पॉइंटों के अंदर है उनको हम बदलेंगे पूर्ण संख्याओं के अंदर। यानी कि पूर्ण संख्याओं का मतलब है जिसके अंदर पॉइंट की संख्याएं न आए, यानी कि दशमलव की जो संख्याएं हैं वो हमारे पास न आए। तो इनको बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको बदलेंगे निकटवर्ती संख्याओं के अंदर। तो देखिए किस प्रकार से करने वाले हैं 11वें क्वेश्चन को हम, तो इसके ऑप्शंस को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है 49.6 यानी कि 49.6। इसको है जो निकटवर्ती किसके है, यानी कि ये है 50 के निकटवर्ती। आप देखो कि पॉइंट अगर 6, 7, 8 हो तो इसको हम लिखेंगे 50, यानी कि 50 इंटू यहाँ पे है 10.2। 10.2 आप देखिए निकटवर्ती किसके है, ये है 10 के। यानी कि अगर हम पॉइंट 2 घटा दें तो हमारे पास 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर पॉइंट 8 जोड़ें तो क्या होता है, 11 प्राप्त होता है। यानी कि पॉइंट 2 छोटा है या पॉइंट 8, यानी कि पॉइंट 2, यानी कि निकटवर्ती किसके हो गया, ये हो गया हमारे पास 10 के। तो ये हो गया 10 के, ठीक है। माइनस इसी प्रकार 7.1 के निकटवर्ती कौन है, 7। इसी प्रकार 29.7 किसके निकटवर्ती है, ये है 30 के। यानी कि 30 के ज़्यादा निकटवर्ती है बजाय 29 के, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया 5.1 जो है 5 के निकटवर्ती है और 20.1 है वो है 20 के निकटवर्ती। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें से पॉइंट 1 घटाते हैं तो हमारे पास एक पूर्ण संख्या बनती है। इसमें यही कहा है कि निकटवर्ती परिणाम होना चाहिए वो भी पूर्ण संख्याओं के अंदर। तो इन सभी संख्याओं को हमने पूर्ण संख्याओं के अंदर बदल दिया और अब हम इसको हल कर देंगे। यानी कि 50 गुणा 10 हो गया हमारे पास 500 हो गया, माइनस 7 या 21 यानी कि 210 हो गया। इसी प्रकार माइनस हो गया 100, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 500 माइनस 210 और 100 कितने हो गए, 310 हो गया। और ये जब हो गया 310 तो इसका जो हमारे पास हल है वो आ गया कितना, वो हमारे पास आ गया 190। और इसका जो आंसर है वो आ गया हमारे पास 190। यानी कि इसको हल करने पर हमारे पास जो आंसर प्राप्त हुआ है 190 हुआ और ये पूर्ण संख्या के अंदर प्राप्त हुआ है। तो यही हमारे पास सवाल था। और देखिए ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि 190 जो है आपका आंसर आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक पार्क है जिसकी हमें लंबाई दी गई है 1500 मीटर, यानी कि कितना लंबा है वो है 1500 मीटर, तथा इसकी चौड़ाई दे चुकी है हमें 750 मीटर। यानी कि ये चौड़ा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। अब ये क्या कह रहा है, अब देखेंगे। तो एक साइकिल सवार को एक पार्क में 4 चक्कर लगाने हैं, यानी कि 4 चक्कर ये लगाएगा यहाँ पे। और ये कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा, यानी कि उसे कितना दे रखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे पार्क जो कि एक आयताकार है, तो इसका परिणाम निकालेंगे। परिणाम से हमें पता चलेगा कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। उस दूरी को हम करेंगे 4 से गुणा, जिससे हमें पता चलेगा कि साइकिल सवार 4 चक्कर के अंदर कितना समय नहीं कितना मीटर जो है वो दूरी तय करेगा। फिर हम इसको समय निकालेंगे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, वो निकालनी है दूरी, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, पार्क की लंबाई और पार्क की चौड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर हमारे पास क्या है, पार्क की लंबाई। तो पार्क की लंबाई है वो हमें दे रखी है 1500 मीटर। इसी प्रकार से है पार्क की चौड़ाई। पार्क की चौड़ाई क्या दे रखी है हमें, चौड़ाई दे रखी है 750 मीटर, यानी कि 750 मीटर हमें दे रखी है चौड़ाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे पार्क की दूरी। अब यानी कि दूरी निकालने के यानी कि आयत का परिमाप हो गया ये, यानी कि पार्क की एक चक्कर में तय दूरी, पार्क की एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, तय दूरी बराबर हो जाएगा पार्क का परिमाण, पार्क का परिमाप, ठीक है, परिमाप हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे परिमाप, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई,
यही करते हैं हम, यानी कि 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 1500 प्लस 750 मीटर, यानी कि यहाँ से हमारे पास आएगा 2 इंटू 2250 मीटर, यानी कि यहाँ से जो परिमाप है हमारा वो क्या आ जाएगा, इसको मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो पार्क का परिमाप है वो हमारे पास आ चुका है 4500 मीटर। ठीक है, अब ये जो है वो वह चीज़ आ चुकी है कि वो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न में ये कह रहा था कि 4 चक्कर में तय दूरी, तो 4 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 4 इंटू 4500 मीटर। तो ये कितनी होगी, यानी कि 4 चक्कर में इसने कितनी दूरी तय की, वो है 18,000 मीटर, इतनी दूरी तय कर चुका है। अब हमें क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। चाल क्या दे रखी है, चाल बराबर है हमारे पास 4.5 किमी प्रति घंटा, जो हमें चाल दे रखी है। ठीक है, अब देखिए चाल बराबर क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर होता है हमारे पास दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, अब हमें क्या है, समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो है वो दे रखी है हमें किलोमीटर में, और हमारे पास जो दूरी आई है वो आई है मीटर के अंदर। तो इस पद को हम क्या करेंगे, किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि किमी में चेंज करेंगे। किस प्रकार से कि 18,000 के अंदर हम किसका भाग दे देंगे, वो है 1000 का, और 1000 का जब हम भाग देंगे तो वो हो जाएगा किमी में चेंज, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भाग देते ही हमारे पास आ जाएगा 18 किमी। ठीक है, 18 किमी आ गया, इसका मतलब है इसको हम कर देंगे समय बराबर, समय बराबर है हमारे पास 18 किमी, यानी कि ये हमारे पास है दूरी, और बटे में चाल है, वो चाल कितनी है 4.5 किमी प्रति घंटा। अब घंटा क्या है, ऊपर चला गया है, गुणा के अंदर हो गया है, यानी कि बटे में होता था घंटा, जो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो 18 इंटू 10 बटे 45 हमारे पास आ गया, और यहाँ पे किमी से किमी कैंसिल, यानी कि यहाँ पे बच गया घंटा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारे पास बन चुका है। अब हम इसमें जब भाग देंगे तो भाग देते ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 4 घंटे। ठीक है, यानी कि उसको 4 चक्कर लगाने में 4 घंटे लग जाएंगे, जब उसकी जो चाल है ना वो 4.5 किलोमीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो उस पार्क के उसको चक्कर लगाने में लगेंगे 4 घंटे, यानी कि उसको पार्क के पूरा चक्कर लगाने में 4 घंटे लग जाएंगे। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 4 घंटे। ये हमने निकाल दिया है, यानी कि अगर 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा होगा तो सबसे पहले हम उसका निकालेंगे परिमाप, और परिमाप में ये कह रहा है कि वो 1 चक्कर के लिए आएगा, और 4 चक्करों के लिए 4 गुना हो जाएगा, जो हमारे पास आ गई दूरी, यानी कि 18,000 मीटर दूरी वो तय करेगा। इसका मतलब है कि 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और अगर वह 1 घंटे के अंदर 4.5 किलोमीटर दूरी तय करता है ना, तो यानी कि 4 घंटे के अंदर वह 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अगर हमसे पूछी होती केवल दूरी तो हम वही बता देते कि 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये था हमारे पास एक अमेजिंग सा सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल था ये, जिसके अंदर उसने घुमा फिरा के कुछ चीज़ें पूछी थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसके अंदर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, और उस चीज़ को ध्यान रखते ही आपका जो सवाल है वो आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं। बस पक्षियों के एक झुंड के 1/4 भाग, यहाँ पे देखिए 1/4 भाग जो है वो नदी के किनारे बैठा है। पहली चीज़ ये दे रखी है हमें। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, नदी पर किनारे पे है, यानी कि 1/4 भाग जिस पे हमने ध्यान दिया। दूसरी चीज़ देखिए, तथा झुंड के 1/5 भाग, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में है।
एक चीज़ ये होगी कि एक तो नदी के किनारे है 1/4 झुंड, जबकि 1/5 भाग है ना उन पक्षियों का वो क्या है, घोंसले में है। तो बाकी बचे हुए 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, यानी कि इसके अलावा भी जो 22 पक्षी है ना वो क्या कर रहे हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले के अंदर जो पक्षी है वो कितने हैं, हमें क्या बताना है कि घोंसले के अंदर जो पक्षी है वो कितने हैं। हो सकता है इसी सवाल के अंदर पूछ लिया जाए कि कुल पक्षियों की संख्या कितनी है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि नदी के किनारे पक्षी कितने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कितने पक्षी हैं और उसमें से 1/5 भाग को हम निकालेंगे, जिससे कि हमारे पास घोंसले में जितने पक्षी हैं उनकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम करेंगे तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन हम ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो माना कुल जो पक्षी है ना, माना कुल पक्षियों की जो संख्या है वो क्या होगी, हमारे पास कुल पक्षियों की संख्या मान लिया हमारे पास x है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये कह रहा है 1/4 भाग पक्षियाँ किनारे पे है, इसका मतलब है कि 1/4 इंटू x भाग, यानी कि कुल संख्या थी x, उसमें से 1/4 भाग है वो हमारे पास क्या है, नदी के किनारे पे है। दूसरा 1/5 भाग इनका भी x, यानी कि x का 1/5 भाग, कुल पक्षी कितने हैं हमारे पास, x है, लेकिन उनका 1/5 भाग है वो क्या है, पक्षी अपने घोंसले में है। तीसरी चीज़ ये कह रहा है कि 22 जो पक्षी है वो ढूंढने गया खाना, और टोटल कितने पक्षी है हमारे पास, x पक्षी हैं। तो ये एक समीकरण बन गई, इसी को बस ध्यान रखना था कि किस प्रकार से हम इस समीकरण का निर्माण करेंगे। अब बस कुछ नहीं करना आपको, बस एक समीकरण को हल करना है जिससे कुल पक्षियों की संख्या आ जाएगी, और जैसे ही 1/5 इंटू x करेंगे ना तो हमारे पास जो घोंसले में पक्षी है उनकी संख्या आ जाएगी। देखिए यानी कि ये हो गया x/4 प्लस x/5 प्लस 22 और बराबर हो गया x हमारे पास। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, हमारे पास समीकरण बन गई है। इसको पर्सन को कर देते हैं 1 मिनट साइड में, यानी कि ये पर्सन की अब हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये समीकरण हमें बन चुकी है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका लेंगे लघुत्तम, यानी कि एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास मिल गया 20। ठीक है, यानी कि 4 का भाग दिया 20 में, 5 पे गया, 5 इंटू एक्स, ये हो गया 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में है हमारे पास 22 बराबर है x। ठीक है, इतना हमारे पास हो चुका है। अब इसको हमने जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 9x प्लस 20 बटे में 20 प्लस में है 22 बराबर है x। तो अब इस पद को हम यहाँ पे लेके आएंगे इधर की साइड, तो ये पद हो जाएगा माइनस का। कहने का अर्थ है कि 22 बराबर हमारे पास होगा x माइनस का 9x बटे 20। ठीक है, इस पद को हम हल करेंगे किस प्रकार से, ये देखिए 22 बराबर हो गया हमारे पास 20x माइनस 9x बटे हमारे पास है 20। ठीक है, इतना हो चुका है हमारे पास। अब हम देखिए क्या करने वाले हैं, अगली स्टेप ये है कि 22 बराबर हमारे पास हो जाएगा 11x बटे 20। यहाँ से हम x का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो है मल्टीप्लाई करके, यानी कि 20 इंटू 22 बटे 11 बराबर x, यानी कि यहाँ पे जो भाग में था वो इधर की साइड चला जाएगा गुणा के अंदर, जब तक यहाँ पे कुछ प्लस माइनस न हो, यानी कि यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं है, इसके कारण ये जो है यहाँ पे चला गया और ये जो संख्या है वो इसके बटे में आ गई। कहने का अर्थ है कि x का जो मान है ना वो हमारे पास कितना आ चुका है, ये 2 पे कट गया, यानी कि यहाँ से आ गया 40, यानी कि x का मान हमारे पास कितना आ गया है, x का मान आ गया है 40। तो ये आ गए हमारे पास कुल पक्षियों की संख्या, ये क्या है, कुल पक्षी। तो जितने पक्षी है टोटल, यानी कि जो नदी के किनारे हैं वही पक्षी, जो घोंसले के अंदर है वो भी पक्षी, और जो खाना लेने गए हैं वो भी पक्षी, यानी कि कुल मिला के जितने भी पक्षी है उनकी संख्या है 40। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पूछा है कि घोंसले के अंदर कितने पक्षी हैं, यानी कि टोटल घोंसले में हमारे पास है 1/5 भाग पक्षियों का। ठीक है, यानी कि घोंसले में है हमारे पास 1/5 भाग पक्षियों का, और टोटल पक्षियों की संख्या है 40। ठीक है, 40 है, इसका अर्थ क्या है, यानी कि 8 पक्षी। घोंसले के अंदर हमारे पास संख्या है पक्षियों की जो है 8 आ गई। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है, अगर हमसे ये पूछता कि नदी के किनारे कितने पक्षी हैं, तो नदी के किनारे थे 1/4 भाग, वो भी कितना 40 का, यानी कि ये हो गए 10 पक्षियाँ।
10 पक्षी हो गए। यानी कि अब देखिए टोटल कितने हो रहे हैं। अब अगर हम टोटल करके देखें तो भी देख लीजिए कि 10 नदी के किनारे पक्षी हैं हमारे पास, 8 घोंसले के अंदर हैं, 22 खाना लाने गए। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 40। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर इसमें ये पूछता कि नदी के किनारे कितने पक्षी हैं तो वो भी हमने निकाल लिए, कितने आ गए 10। हमसे पूछा था कि घोंसले के अंदर कितने पक्षी हैं तो उनकी संख्या हमारे पास है 8। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, उत्तर है, हमारे पास हो जाएगा 8। अब देखिए ऑप्शन के अंदर क्या क्या दे रखा है, बस आपको इतना देखना है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ हमें घोंसले की संख्या पूछी है कि घोंसले में कितने पक्षी है, तो घोंसले में हमारे पास कितने पक्षी है, और वो है हमारे पास पक्षियों की संख्या है 8। आप देखिए यहाँ पे हमें 40 भी दे रखा है, जो कि क्या है, कुल पक्षियों की संख्या है। हमें 10 भी दे रखा है, वो क्या है, नदी के किनारे पक्षी है। यानी कि आपको ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से कुल पक्षियों की संख्या निकाल के इस ऑप्शन को कर देंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है अपने प्रश्न को अधूरा छोड़ दिया है, वो छोड़ देंगे और इसमें चक्रों में हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको बारीकी से पढ़ना है और समझना है कि हमें पूछा क्या है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता था कि इसमें ये पूछ लिया जाए कि पक्षियों, नदी के किनारे पक्षी कितने हैं। हो सकता था ये पूछ ले कि जो घोंसले के अंदर और नदी के किनारे अंदर है, वो किनारे के पास है, कितने पक्षी है, यानी कि 18 हो जाता। यानी कि ये भी हो सकता था, यानी कि कुछ भी पूछ सकता है। ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है। इसको भी हम बारीकी से देखेंगे। बारीकी से देखने पर हमें पता चल जाता है कि आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम बारीकी से समझेंगे इसको। तो ये कह रहा है कि अमित ने एक मेज़ 1200 रुपये में खरीदी। यानी कि अमित ने एक मेज़ खरीदी जिसकी कीमत कितनी थी, यानी कि 1200 रुपये में उसने खरीदी। तो इसकी मरम्मत में उसने 200 रुपये और व्यय किए। यानी कि इसको खरीदने के बाद उसने क्या किया, 200 रुपये और लगा दिए। फिर उसने क्या किया, इसी मेज़ को उसने 1680 रुपये में बेच दिया। अब बेचने के बाद उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हुई हानि। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसे लाभ हुआ है या हुई है हानि। उसके बाद में देखेंगे अगर उसे लाभ हुआ है तो कितना हुआ है, हानि हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसकी व्यय। तो अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, मेज़ को उसने खरीदा, उसने दिए 1200 रुपये। यानी कि 1200 रुपये में उसने उसको खरीदा। उस पर उसने 200 रुपये का व्यय किया। यानी कि कुल लागत आ गई 1200 प्लस 200, यानी कि जो कुल लागत थी वो आ गई हमारे पास 1400 रुपये। यानी कि उसको मेज़ को खरीदने के बाद उसने उसमें व्यय कर दिए है 1400 रुपये। इसके अलावा ये कह रहा है कि 1680 रुपये में उसने उसको बेचा है। तो यहाँ एक स्थिति बन रही है, वो कौन सी बन रही है, तो आपने जब ध्यान से देखा तो हमारे पास एक स्थिति बन गई कि जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य है, उसका मान लागत मूल्य से अधिक है। लागत मूल्य से अधिक है। यानी कि आप देखिए विक्रय मूल्य है, यानी कि जिसमें वो बेच रहा है उसका जो मान है वो लागत मूल्य से अधिक है। इसका अर्थ है कि उसको हो चुका है यहाँ पे लाभ। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है उसको लाभ। अब हमें ज्ञात करना है कि उसको कितना लाभ हुआ। तो क्वेश्चन को करते हैं साइड में। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, फिर देखेंगे ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए उसको कितना लाभ हुआ, अब ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये जांच की कि क्या उसे लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, अब देखिए उसे लाभ कितना हुआ। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य जिसके अंदर उसने बेचा है और उसकी लागत, यानी कि उसके कितनी उस पर लागत की, यानी कि उसे व्यय करने के बाद कितने की हो गई। यानी कि 1680 रुपये में उसने उसको बेच दिया और उसकी लागत थी 1400 रुपये। यानी कि उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 280 रुपये। यानी कि 280 रुपये का उसे हो गया है लाभ। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो किस प्रकार से, यानी कि प्रतिशत जो लाभ है, प्रतिशत लाभ वो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो वो निकाल सकते हैं हम लाभ बटे लागत मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर जो जो हमारे पास वैल्यूज है उनको रखेंगे और इससे लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। किस प्रकार से, उसको लाभ हुआ है 280 रुपये का,
लागत मूल्य है इसका 1400 रुपये और इंटू में हो गया 100, सॉरी 200 ऐसे लिख दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से घटा दिए यानी कि ये आ गया 20 पे, यानी कि आ गया 20% जो कि हुआ है उसे लाभ। ठीक है, उसे 20% लाभ हुआ है। बस आपको ये समझने की देर थी कि उसने खरीदा, उस पर व्यय कितना किया, उससे उसको लाभ हुआ या हानि हुई, इससे हमें कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, ये निकालने के बाद उसका प्रतिशत लाभ हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि उस मूल्य पर उसने 20% लाभ कमाया है। और ये किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है? तो हमारे पास आ चुका है 20% लाभ। और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसके अंदर है हमारे पास 20% लाभ। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 12% लाभ है, जो कि नहीं हो रहा। ऑप्शन बी है, उसके अंदर मिश्र बिन के अंदर दिया गया, लेकिन हमारे पास 20% शुद्ध रूप से आ चुका है। यहाँ पे दे रखा है 20%, वो है हानि। आपको बस लाभ और हानि में ध्यान रखना है कि उसको लाभ हुआ है या हानि। तो ये जो है वो घुमाने के लिए दिया गया था कि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इससे उसको निकालने की हो सकता है कि उसको हानि हो रही है, गलत निकालना, ये नहीं करना है हमें। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है, दूसरी चीज़ हमारे पास एक आयत है। इन दोनों के बीच में संबंध दिया गया है कि इन दोनों का जो परिमाप है वो समान है। कहने का अर्थ है कि जो 15वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप बराबर है आयत का परिमाप। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बराबर दे रखी है इसने। दूसरी चीज़ ये कही है कि वर्ग की जो भुजा है वो है 16 मीटर की और आयत की जो लंबाई है वो है 18 मीटर के, और हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयत की चौड़ाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें एक संबंध दे दिया दोनों के अंदर कि संबंध क्या है और आपको कौन कौन सी चीज़ ज्ञात करनी है। यानी कि ये दोनों बराबर है, दो चीज़ हमारे पास ज्ञात है, हम अज्ञात चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे इसको। यानी कि वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब मान लीजिए लंबाई को हमें दे रखा है तो चौड़ाई को मान लेंगे हम x। ठीक है, यानी कि चौड़ाई हमें ज्ञात करनी, कुछ नहीं मानेंगे। यानी कि वर्ग का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। ठीक है, हो चुका है। आयत के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को हल। तो ऑप्शंस को और इसको हटा लेते हैं, यानी कि इसका कोई काम नहीं है एक बार। तो देखिए ये हमारे पास उत्तर है, इसके अंदर कौन कौन से मान हैं हमारे पास। भुजा हमें दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है हमारे पास इसके अंदर, तो भुजा दे रखी है हमारे पास 16 मीटर, यानी कि ये है 16 मीटर जो हमारे पास भुजा है। इसके अलावा 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है वो है 18 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई जो है हमें ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ से कितने होगी 4 इंटू 16, तो यहाँ से 4 इंटू हम 16 करेंगे और यहाँ से क्या करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, हम इस चीज़ को इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि 4 इंटू 16 बटे में 2 बराबर 18 मीटर प्लस चौड़ाई। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे गुणा में है और इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गई, यानी कि 32 मीटर माइनस 18 मीटर, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो है वो प्लस के अंदर है। ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है इसका, और यहाँ पे आ चुका है 32 मीटर, यानी कि ये भी प्लस में, इधर की साइड आने पे माइनस की हो जाएगी, बराबर है हमारे पास चौड़ाई। ठीक है, यानी कि 32 माइनस 18 हो जाएगी, और ये हमारे पास आ गई चौड़ाई का मान। और ये चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, अब आ चुकी है चौड़ाई, वो है हमारे पास 14 मीटर, और ये हमारे पास हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो हमें एक संबंध दे रखा था, दो चीज़ें हमें दे रखी थी और तीसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी थी, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इसका आंसर हो गया 14 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा भी आप देख सकते हो 15, 16, 17 मीटर दे रखा है, जो कि कुछ उलझाने के लिए ही है बस, और कुछ नहीं है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आ चुका है हमारे पास 14 मीटर। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बस आपको ध्यान से देखना है और हमें समझना है कि इसके अंदर क्या चीज़ निकालनी है।
तो सबसे पहले देखिए 16वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, तो इसमें एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दे रखी है और दूसरी ईंट की दे रखी है, और ये कह रहा है कि कितनी ईंटें हमें चाहिए की। तो देखिए 8 मीटर जो है वो लंबाई है इसकी दीवार की, 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है जो हमें दीवार बनानी है, 22.5 अब सेंटीमीटर में आ गई। एक चीज़ गौर कीजिएगा आप, सेंटीमीटर में है जो कि है मोटाई है दीवार की। बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि हमारे पास एक ईंट का माप है वो भी दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के अंदर। तो एक चीज़ आप जब गौर की तो हमें पता चला कि इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो या तो मीटर में करेंगे हम कन्वर्ट उसको, या हम कर लेंगे उसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज। यानी कि सभी का एक बार हमें चेंज करना है, यानी कि या तो हम जो दीवार की लंबाई ऊंचाई है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, या हम क्या कर सकते हैं कि उसकी मोटाई और ईंट का जो माप है उसको मीटर में चेंज कर दें। तो हम क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न के अंदर जो हमारे पास जो लंबाई और ऊंचाई है उसको हम सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर देंगे। और ये क्या कह रहा है कि एक आयतन की बात कर रहा है, यानी कि पूरा अंदर की बात कर रहा है, ये कुछ बाहर की बात नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हमें कुछ और चीज़ निकालनी होती, जैसे बाहर की लंबाई निकालनी होती या कुछ और निकालनी होती तो करते, लेकिन दीवार है यानी कि दीवार के अंदर ईंटें भी लगानी है, उसके आयतन की बात कर रहा है, उसके अंदर की चीज़ की बात कर रहा है। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे ईंट का आयतन और उन दोनों का दे देंगे भाग। ठीक है, तो ये आयत है एक, और आयत में आयत का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें क्या कन्वर्ट करनी है, यानी कि आयत की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है उनको सेंटीमीटर के अंदर बदलना है। क्यों बदलना है ये हमें पता चल गया, क्योंकि जो सभी माप हैं हमारे पास वो या तो हम सेंटीमीटर में बदलेंगे या हम मीटर में बदलेंगे। तो हम मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं दीवार की लंबाई, जो कि हमें दे रखी है कितनी, 8 मीटर के अंदर। इसको जब हम सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना, यानी कि 8 इंटू 100 करते ही हमारे पास ये बन गया 800, और ये बन गया सेमी में, यानी कि सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास ऊंचाई है, यानी कि दीवार की ऊंचाई क्या है, दीवार की ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है, कितनी ऊंची है, यानी कि ये भी है 6 मीटर के अंदर, यानी कि 6 मीटर है। इसको हम 6 इंटू 100 कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 600 सेमी, यानी कि सेंटीमीटर में चेंज हो चुकी है। अब जो हमारे पास मोटाई है, यानी कि दीवार की जो मोटाई है वो भी दे रखी है, दीवार की मोटाई। तो दीवार की जो मोटाई है वो हमें दे रखी है 22.5 सेमी, यानी कि ये पहले से ही सेंटीमीटर में है। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे दीवार का आयतन, यानी कि दीवार का आयतन कितना है, और जब इसमें हम एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी जिसको हमने कहा था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो गया हमारे पास दीवार का आयतन, क्योंकि ये एक आयताकार है। आयत का आयतन हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई ये होता है। अब क्या करेंगे, 800 गुणा चौड़ाई हमारे पास है जो है, जिसको हमने मोटाई कहा है 22.5, गुणा कर देंगे 600, और ये क्या होगा, यानी कि 3 बार सेंटीमीटर के गुणा होने पर ये हो गया सेमी की क्यूब। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ चुका है इसका आयतन, और वो आयतन आ चुका है इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास दीवार का आयतन। अब हम क्या निकालेंगे, ईंट का आयतन, यानी कि ईंट का आयतन, वो भी वही चीज़ की लंबाई गुणा, हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा ये जो हमें दे रखा है माप इसका, यानी कि यही हो जाएगा। लंबाई 25 दे रखी है, इसकी अगर चौड़ाई बात करें ये है, मोटाई ये है, यानी कि ये हमें दे चुकी है, यानी कि 25 इंटू 1125 इंटू 6, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब ये चीज़ तो हमें दे रखी थी जो हमने लिख ली। अब हमें क्या करनी है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ईंटों की संख्या जो हमारे पास हो जाएगी दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, यानी कि जब हम दीवार के आयतन में एक ईंट का भाग दे देंगे
तो हमारे पास कुल संख्या आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि जब हम 800 गुणा 22.5 गुणा 600 के अंदर 25 इंटू 1125 इंटू 6 और ये सेंटीमीटर क्यूब भी है और बटे में भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये तो आपस में हो गए कैंसिल। इसके अलावा इसको हम करेंगे हल, और जैसे ही इसको हम हल करेंगे, एक चीज़ गौर कीजिएगा जो हमने गलती से कर दिया है, ये है हमारे पास 11.25, ठीक है, जो कि हमने शुरुआत में गलती करी है, यानी कि ये 11.25 सेमी है, जिसको हम करेंगे यहाँ पे भी 11.25 सेमी और यहाँ पे भी 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो हमने यहाँ पे जो चौड़ाई है वो गलती से जो ध्यान नहीं दिया था, यानी इसकी जो ये है 11.25 सेमी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप देखिएगा। तो अब हम पॉइंट हटाएंगे इसके, यानी कि 22 बटे में हमारे पास इसका लगेगा 10, यानी कि 600 और इंटू में हो गया 10, जो कि यहाँ से पॉइंट हटने के बाद लगाया है। 25 इंटू 1125, इसका पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में लग जाएगा 100 और ये हो गया 6 और इंटू हो गया, ठीक है। अब सभी चीज़ों को हम करेंगे हल, और हल करने के बाद हमारे पास जो संख्याएं आएगी वो आ जाएगी इंटों की संख्या। और वो कितनी आएगी आप देखिए। सबसे पहले अगर इसको करेंगे तो ये गया 100 के ऊपर, कट चुका है कम्प्लीटली। इसी प्रकार सभी को काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएंगे, और हमारे पास जो संख्याएं आएगी वो आएगी 6400 इंटें, यानी कि इस प्रकार की दीवार को बनाने के लिए 6400 ईंटों की आवश्यकता है। एक माप दे रखा है हमारे पास, इसमें इतनी ईंटों की आवश्यकता है। बस एक चीज़ की गौर कीजिएगा, जो हमने 11.25 नहीं लेके चले हैं, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो ये था ईंट का आयतन, हो गया है हमारे पास। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ चुका है हमारे पास 6400। अब आप देखिए, पहले ऑप्शन के अंदर हमें दे रखी है 640 ईंटें। तो एक पॉइंट का विशेष ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको जो मिस प्रिंटिंग करना दिखाई दी हो, तो एक पॉइंट के ध्यान रखिएगा। तो इसकी गड़बड़ी हो सकती है कि हमारे पास ईंटों की संख्या कम ज़्यादा हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 6400, ठीक है। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको प्रत्येक शब्द समझने की आवश्यकता है। तो ये क्या कह रहा है, हमें अपने गंतव्य स्थान जहाँ पे हमें पहुँचना है उसकी बात कर रहा है, कि गंतव्य स्थान पर पहुँचने, यानी कि उस स्थान पे जहाँ पे हमें पहुँचना है, पहुँचने में 4/1/2 घंटे लगते हैं, यानी कि इतना हमें समय लगता है यात्रा करने के लिए। यानी कि गंतव्य स्थान पे पहुँचने के लिए हमने इतने समय की यात्रा की, यानी कि यात्रा करने के पश्चात, यानी कि गंतव्य स्थान पे हम 2:45 यानी कि दोपहर के बाद पहुँचे, यानी कि 4/1/2 की घंटे की यात्रा करने के बाद हम गंतव्य स्थान पे दोपहर के बाद, यानी कि 2:45 जो कि है दोपहर के बाद है, उस पे पहुँचे हैं। तो ये कह रहा है कि हम कितने समय पहले हमें आरंभ की थी। इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि जो आपने यात्रा की थी वो समय बताना है। तो सीधा सा क्या अर्थ है, इसको आप समझने के बाद है कि अप्राय क्या है, तो ये चीज़ समझने की बात है। तो ये देखिए, गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए उसने 4/1/2 समय लिया। इसका मतलब क्या है, यानी कि यात्रा प्रारंभ करने का समय किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो यात्रा 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, यात्रा प्रारंभ करने का समय, जिसको आरंभ भी बोला है हमने, वो हो गया गंतव्य स्थान पे पहुंचने का समय, गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय। इसमें से हम किसको घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि 4/1/2 घंटे, ठीक है। इसको हम बदलेंगे, इसको भी हम बदलेंगे और साथ में इसको भी, यानी कि ये पहुंचे हैं हम 2:45 और वो क्या चीज़ है, अपराह्न, यानी कि दोपहर के बाद पहुंचे हैं।
इसमें से हम कितना करेंगे, यानी कि 4 घंटे और 30 मिनट को घटा देंगे, यानी कि 4 से 1/2 को बदलते ही हमें पता चला कि ये है 4 घंटे और 30 मिनट। यानी कि जब इसके अंदर से हम इतना घटा देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको ये लिख सकते हैं हम, इस समय को लिख सकते हैं 14 घंटे 45 मिनट, जिसमें से हमें क्या घटाना है, 4 घंटे 30 मिनट। इसको घटाएंगे हम, तो सबसे पहले 45 में 30 में से ये माइनस करेंगे, तो इसका मतलब आ गया हमारे पास 15 मिनट, और ये आ गया हमारे पास 10, और ये क्या हो गया, ये जो है वो अपराह्न से पहले का समय है, यानी कि ये जो 10 घंटे 15 मिनट आई है, यानी कि 10:15 आई है, वो क्या है, अपराह्न का पहले का समय है, जिसको हमने कहेंगे पूर्वाह्न, जिसको हम कहने वाले हैं पूर्वाह्न। बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए 4 से 1/2 घंटे लगते हैं, और गंतव्य स्थान पे वो पहुंचता है 2:45 पर, यानी कि ये है अपराह्न, जो कि दोपहर के बाद का समय है, उस पे पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि 4 घंटे पहले जो है वो दोपहर नहीं है, सुबह होगी, यानी कि पूर्वाह्न का समय होगा। और आप ऑप्शन क्या देखोगे तो सभी के अंदर पूर्वाह्न का ही समय दिया गया है, ठीक है। ये सभी के अंदर पूर्वाह्न का समय दिया गया, यानी कि दोपहर से पहले का समय दिया गया है। हमें बस इतना ज्ञात करना है कि दोपहर से पहले का समय क्या होगा, यानी कि 12 बजे के बाद में 1 बजा, फिर 2 बजा। इसका मतलब है कि उसको वहाँ पर उसको 14:45 हुए थे उस समय, यानी कि दोपहर के बाद के इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, और ये है हमारे पास इसका राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 18वां क्वेश्चन। अब जो 18वां क्वेश्चन है वो एक सिंपल क्वेश्चन आ गया है, इसमें आप डाउट करने की बात नहीं है। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड जिसके हमने बार बार चर्चा की है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इसके लिए हमने बार बार चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे गुणनखंड जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड न हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 2 लेते थे, यानी कि 1 और 2 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। इसके बाद में हमें 3 है, यानी कि 1 और 3 के अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं है। 5 है, 1 और 5 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। अगर बात करें 4 की, तो 4 एक ऐसा गुणनखंड है जिसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का स्वयं का भाग जा रहा है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्याओं के लिए हमने कहा था कि जिसके अंदर 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग न जाए। अब हम 640 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसका लेंगे एलसीएम की विधि, यानी कि एलसीएम जैसे निकाल देते हुए गुणनखंड विधि का भाग विधि का प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले गया 2 पे, यानी कि ये कितना आ गया, यानी कि 3 2 0, फिर से गया 2 पे 1 6 0, फिर से गया 2 पे ये आ गया 80, फिर से गया 2 पे ये आ गया 40, फिर से गया 2 पे ये कितना आ गया, ये आ गया 20, फिर गया 2 पे ये आ गया 10, फिर गया 2 पे फिर आ गया 5, और इस बार कितने पे जाएगा 5 पे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सवाल। बस इतना ही काम करना है, यानी कि 320 160 80 40 20 10 5 और 1। अब आप कर लीजिए इसमें 2 की संख्या, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, यानी कि 640 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, और गुणन में है हमारे पास 5। ये हमारे पास हो गए 640 के गुणनखंड। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है, यानी कि कौन से के अंदर आ रहा है। अगर आप पहले के अंदर देखो, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, यानी यहाँ पे संख्या थी हमारे पास 7 गुणनखंड के अंदर, यहाँ पे है 5। 2 4 और 6, यहाँ पे 6 है लेकिन हमारे पास कितनी थी 7, सी 2 की संख्या 5 एक बार आ रहा है केवल। इसके अंदर 5 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमने करके देखे थे और कितने प्राप्त हुए थे ये हमने जांच कर लिए। अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। ये एक और क्वेश्चन है जिसको आपको बड़ी ध्यानपूर्वक देखना है, और हमें क्या पूछा गया है, क्या चीज़ दी गई है, इसका हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको इसका सूत्र पता है तो आसानी से कर सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में 1200 रुपये हमें दे रखी है, जो राशि दे रखी है उसका 5% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। इसमें पूछा गया है समय, और हमें दे रखी है दर दे, यानी कि मूल राशि जो कि हमें मूलधन वो दे रखी है, दर दे रखी है, और साधारण ब्याज की दर से हमें ज्ञात करना है, और मिश्र धन दे रखा है, यानी कि मिश्र धन यानी कि ब्याज की जो दर है वो दे रखी है।
साधारण ब्याज में से अगर हम मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे और साधारण ब्याज में से करेंगे, जिससे कि हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सबसे पहली चीज़ है 19वां क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले है मूलधन, जो मूल राशि है वो कितनी है हमारे पास, वो है 1200 रुपये। इसके बाद में है हमारे पास जो दर क्या है, दर हमें दे रखी है 5%, वो भी है वार्षिक, ठीक है, ये हमें दे रखी है। मिश्र धन भी हमें दे रखी है, यानी कि मिश्र धन क्या दे रखी है हमारे पास, मिश्र धन हमें दे रखी है वो हमारे पास है 1800 रुपये। अब ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, यानी कि साधारण ब्याज बराबर हमारे पास क्या होगा, बराबर हमारे पास हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा हमारे पास। अब हमें साधारण ब्याज का अगर हमें सूत्र पता है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए हम सूत्र है हमारे पास मूलधन गुणा में दर गुणा में समय जो हमें निकालना है, और बटे में हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। मिश्र धन हमारे पास है 1800 रुपये, माइनस में हमारे पास है मूलधन है वो है हमारे पास 1200 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वो करना है हमें समय। तो मूलधन है हमारे पास 1200 रुपये, 5% की दर लग रही है, और परसेंट का हमने 100 में लगा चुके हैं, और इनटू में हमारे पास है समय, और बटे में हमारे पास है 100, और बराबर है हमारे पास 600। यानी कि समय बराबर क्या हो गया हमारे पास, समय बराबर हो गया 600, और यहाँ पे से 100 से ये कट गया और ये चीज़ भाग में चली गई, यानी कि 600/60, यानी कि 12×5 60। समय कितना आ गया, यहाँ से देखिए जो समय आ चुका है वो आ चुका है हमारे पास, समय आएगा क्योंकि 5% तो वार्षिक दर है तो वर्ष के अंदर ही आएगा, और ये समय आ जाएगा हमारे पास 10 वर्ष। वर्ष क्यों आ गया, क्योंकि जो दर थी हमारे पास वो प्रतिशत जो थी वो वार्षिक के हिसाब से थी, जैसे हमारे पास आ गया इसमें वार्षिक दर जो कि आ गई है 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष का जो समय लगेगा, जिससे कि राशि जो मिश्र धन है उसको 1800 होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। यदि हम 1200 रुपये के अंदर 5% के वार्षिक जो साधारण ब्याज है उससे अगर लगाएं तो इसमें आ गया 10 वर्ष। लास्ट है 20वां क्वेश्चन, वो भी काफ़ी साधारण क्वेश्चन है, इसमें कुछ और चीज़ नहीं दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एकदम साधारण क्वेश्चन है, इसमें अगर दशमलव अगर आपको आते हैं तो आसानी से कर सकते हो। यानी कि ये कह रहा है कि 140.75 इंटू में है 0.01, यानी कि 0.01। अब सबसे पहले काम क्या करना है, हमें दशमलव हटाना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है, और फिर से इसको दशमलव को लगा देना है अगर लगता है तो। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, दशमलव को हटाएंगे, बटे में 75 इंटू 100, बटे में आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। इस दशमलव को हटाया तो बटे में आ गया 100, यानी कि जितनी संख्याएं हैं एक के बाद उतनी जीरो लगा दीजिए, यानी कि 1 2 संख्याएं हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिए। इंटू में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1, और इससे पहले दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 और 2, यानी कि 1 के आगे लगा दिए 0, 100 आ गया। कहने का अर्थ है कि 1 इंटू ये किया, यानी कि ये 14,075 आ गया, बटे में हमारे पास आ गया ये 4 जीरो के साथ 10,000 आ चुका है। यानी कि 14,075 के अंदर हम भाग देने वाले हैं कितने का, 10,000 का। तो भाग देते ही हमारे पास आ गया, ये आ गया यहाँ पे 1.4075, जो कि हमारे पास आंसर आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर है, जो कि है। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि 0.75 ऐसा ही दे रखा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करते ही लिख देंगे। दूसरा हमारे पास है 0.75, यानी कि 0 को और गुणा करके इसको इसी प्रकार लिख देंगे, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। यानी कि इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इसका राइट आंसर। इसी के साथ 2020 के मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए। तो अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम और क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बच्चे जुड़ सकें।